हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आने वाली अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं, एसएससी सीएचएसएल हो गई, सीजीएल हो गई, एमटीएस हो गई, दिल्ली कांस्टेबल, यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीएस की मॉक टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा हैं। क्वेश्चंस का यहाँ पर जो मैंने सिलेक्शन करा है वो कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कुछ यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सभी की। अगर आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें और जो भी आपका स्कोर आ रहा है 30 क्वेश्चंस हैं, हर टेस्ट में हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 30 में से कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आता है, संविधान का कौन सा आर्टिकल बताता है कि संसद में एक राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संविधान का फ्रेंड्स यहाँ पर आर्टिकल 79 जो है ये संसद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट को परिभाषित करता है। कौन सा आर्टिकल 79? बी आंसर करेक्ट होगा। ये बताता है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन, 2 हाउस होते हैं जिन्हें राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं। अगर राष्ट्रपति और दोनों सदनों से रिलेटेड आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद से संबंधित है और कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राज्यसभा की बात करें तो इससे रिलेटेड आर्टिकल 80 है और लोकसभा की संरचना से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 81 है। ये सभी अनुच्छेद मिलकर भारतीय संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम के मूल ढांचे को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर पूछा हुआ है तो आर्टिकल 79 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कि कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है, किसके द्वारा लिखी गई थी? अच्छा, इसका आंसर देखें उससे पहले अगर आप जो अभी 30 क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इस 30 क्वेश्चन में से 23 से ज़्यादा स्कोर करते हो, मतलब 23 क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो, विच मीन्स कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जीएस का सेक्शन आप अच्छे से हैंडल कर लोगे। एग्जाम में मतलब आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर आपका स्कोर 20 से नीचे आता है मतलब आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पर और सॉल्व करते हैं इसको। संग्रह चूड़ामणि की बात हो रही है जो कि कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित हैं। किसके द्वारा लिखी हुई है? ये गोविंदाचार्य के द्वारा लिखी हुई है। किसके द्वारा? गोविंदाचार्य। गोविंदाचार्य ने इस पुस्तक में मेलकर्ता राग प्रणाली को एक वैज्ञानिक रूप दिया है जिसमें 72 मूल रागों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन किया है। आज कर्नाटक संगीत में उपयोग होने वाली रागों की व्यवस्था इसी पुस्तक पर आधारित है। किसके द्वारा लिखी गई थी? गोविंदाचार्य के द्वारा। अगला आता है क्वेश्चन, कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में चित्रित किया गया है? मांडो, आल्हा, पंडवानी या डांडिया? तो कौन सा है? पंडवानी। पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक संगीत और नृत्य रूप है जो कि मुख्य रूप से महाभारत की कहानियों पर आधारित है। पंडवानी शब्द पांडव और वाणी से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है पांडवों की कहानी। इस कला रूप में कलाकार महाभारत के नायक पांडवों की कहानियां सुनते हैं जिसमें भीम को अक्सर एक मुख्य और वीर नायक के रूप में चित्रित किया जाता है। पंडवानी के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक जो है वो तीजन बाई थी। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी आंसर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पूर्वी घाट, देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो सोर्स है उसमें आंध्र प्रदेश की अरमाकोंडा को भी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, लेकिन पारंपरिक और कई आधारिक अगर हम संदर्भों में बात करें तो महेंद्रगिरी को ही पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। अगर हम पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें और पूरे दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है? अनामुडी है। यहाँ पर पूर्वी घाट का पूछा है तो महेंद्रगिरी, सी आंसर। उस त्योहार का नाम क्या है जिससे पवित्र रमजान महीने का अंत होता है? कौन सा है फ्रेंड्स? ईद उल फितर। ये त्योहार है जो कि पवित्र रमजान के महीने के अंत का प्रतीक होता है। रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय सुबह से शाम तक उपवास, फास्टिंग रखता है। ईद उल फितर नए चंद्रमा के दिखने पर मनाया जाता है और इसे उपवास तोड़ने का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, नमाज अदा करते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर मिठाई और पकवान बांटते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुहर्रम की बात करें तो ये इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है और शिया मुसलमानों के लिए एक शोक का महीना है। ईद उल जुहा की बात करें, इसे बकरीद भी कहते हैं और यह हज यात्रा के बाद सेलिब्रेट की जाती हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। यहाँ पर पूछा गया है उस त्योहार का नाम क्या है जिससे पवित्र रमजान महीने का अंत होता है? ईद उल फितर, ए आंसर। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए 1970 में
इनमें से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नॉर्मन बोरलॉग की बात करें, 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार दुनिया में भूखमरी को कम करने के लिए एंड उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को विकसित करने में उनके योगदान के लिए दिया गया था। उनके काम ने हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन को संभव बनाया, जिससे भारत और मेक्सिको जैसे कई देशों में खाद्य उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। बोरलॉग को अक्सर हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है, अर्बनाइज्ड है? गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देखें, गोवा भारत का सबसे अधिक अर्बनाइज्ड मतलब शहरीकृत राज्य है। कौन सा? गोवा। गोवा की शहरी आबादी कुल आबादी का 62.17% थी, जो कि इसे देश का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य बनाती है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की, तो दिल्ली जो है सबसे अधिक शहरीकृत है। सबसे कम शहरीकृत राज्य की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर गोवा करेक्ट होगा। 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को बरकरार रखा। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पहली बार यह आरक्षण लाया है? ऑप्शन है 103वां संशोधन, 102, 104 या 101वां संशोधन। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण पहली बार संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लाया गया था। इस संशोधन ने संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन करके शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। 7 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 3-2 के बहुमत से इस संशोधन को बरकरार रखा, ये मानते हुए कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। 103वां संविधान संशोधन, ये आंसर। नेक्स्ट आता है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? कौन थी फ्रेंड्स? साक्षी मलिक। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में ये पदक अपने नाम किया था, जो कि महिला कुश्ती के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट आता है, वह कौन सा जल निकाय है जो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। ये जल निकाय है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ये चैनल लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 10 डिग्री चैनल, सी आंसर। यहाँ पर फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन लें उससे पहले देखिए आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आने वाले टाइम में बहुत सारी एग्जाम लाइनअप है। एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली कांस्टेबल, यूपीएसआई, ग्रुप डी, बहुत सारी एग्जाम हमको देखने को मिलने वाली है। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए हमने लास्ट टाइम रिवीजन के हिसाब से स्पेशल पैकेज आपके लिए प्लान कर रखा है। इन सभी पैकेज को अलग अलग देखिए एग्जाम के हिसाब से हमने प्लान किया है। सीएचएसएल का अलग है, एमटीएस का अलग है। यहाँ पर इन पैकेजेस में हमने आपको 10,000 से ज़्यादा वन लाइनर दिए हैं। ये वन लाइनर जो है जीएस के, ये पीवाईक्यू प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको वन लाइनर के फॉर्म में जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स के हमने आपको टॉपिक वाइज ई बुक भी प्रोवाइड करी है लास्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए। करंट अफेयर की आपको यहाँ पर मैराथन मिल जाती है। 2 साल का आपको करंट अफेयर भी इसमें प्रोवाइड किया है। एग्जाम वाइज आपको फुल लेंथ टेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जो कि एग्जाम से पहले आपका रियल टेस्ट होगा। तो जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्पेशल पैकेज आप एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एक एक नंबर की फाइट होती है एग्जाम में। जहाँ से भी मिल रहा है, जहाँ से भी आपको फायदा हो रहा है, स्कोर बढ़ रहा है, डेफिनेटली आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। तो एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए। चलिए वापस आते हैं हमारे टेस्ट पर। मुगल सम्राट अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं स्टेटमेंट एक एक करके। उन्हें 1602 में सम्राट घोषित किया गया था, ये गलत है। अकबर को 1556 में सम्राट घोषित किया गया था, न कि 1602 में। दूसरा देखते हैं कथन, उन्होंने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया, ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। तीसरा देखते हैं, अत्यधिक शिक्षित थे और कई भाषाएं जानते थे, तो ये कथन गलत है। अकबर अत्यधिक शिक्षित नहीं थे, हालांकि उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था पर शिक्षित नहीं थे, तो यहाँ पर सी वाला स्टेटमेंट भी गलत है। डी वाला देखते हैं, उन्होंने हिंदू राजा हेमू के खिलाफ पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी और जीती थी, ये भी गलत कथन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। अकबर ने हेमू के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी 1556 में। तो सिर्फ बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया था। अगला आता है क्वेश्चन, 10 जुलाई 2023 को ओडिशा राज्य द्वारा
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए किस दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा को मंजूरी दी है? ऑप्शन है तुलु, कोडगु, कुई या माल्टो। तो 10 जुलाई 2023 को ओडिशा राज्य सरकार ने कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। कुई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो कि मुख्य रूप से ओडिशा के कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़ और गजपति जिलों में बोली जाती हैं। ओडिशा के इस प्रस्ताव को अब केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने से इस भाषा के संरक्षण और विकास को बढ़ावा मिलेगा। कौन सी भाषा है? कुई। सी आंसर। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल करने की सिफारिश की थी? कौन सी समिति है? ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति, सरकारिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति या राजा मन्नार समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की सिफारिश की थी। इन्हीं सिफारिशों के आधार पर 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4A और आर्टिकल 51A को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो शामिल किए गए। वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। शुरुआत में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, फिर बाद में एक और जोड़ी गई। अभी कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति करेक्ट होगा। इनकी सिफारिश पर ही संविधान में इसे जोड़ा गया। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि नंदा देवी पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है। ये अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर उत्तराखंड करेक्ट होगा। एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो एमीटर रीडिंग घटकर कितनी हो जाती है? 1/6 हो जाती है, हाफ हो जाती है, 1/4 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में अमीटर रीडिंग की बात करें, जो कि विद्युत धारा या फिर करंट को मापती हैं, तार के जो तार होता है उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती हैं। तार का प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के सीधे अनुपातिक होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर आप तार की लंबाई दोगुनी करते हो तो उसका प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है, रेजिस्टेंस भी दोगुना हो जाता है। तो ये तो हमको रेजिस्टेंस समझ में आ गया कि भैया अगर लंबाई 2 गुना करेंगे तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना हो जाएगा। पर यहाँ पर तो करंट का पूछा हुआ है ना, अमीटर रीडिंग घटकर कितनी हो जाएगी। अब देखिए ओम्स लॉ क्या बोलता है? विद्युत धारा प्रतिरोध के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपने फॉर्मूला भी देखा होगा V = IR। तो अगर आप I निकालोगे तो V/R। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, I और R के बीच में रिलेशन जो है वो इन्वर्सली है ना। इसका मतलब है कि अगर प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। और यही पूछा है अपने को कि जब तार की लंबाई 2 गुनी हो जाती है तो अमीटर रीडिंग घटकर कितनी हो जाती है। बहुत ही सिंपल है, लंबाई और पहले रेजिस्टेंस का हमने रिलेशन देखा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबाई 2 गुनी हो गई, रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया। पर अगर रेजिस्टेंस और करंट में अगर हम रिलेशन देखेंगे जो कि इन्वर्स होता है, रेजिस्टेंस 2 गुना हो गया तो करंट जो होगा वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो समझ में आ गया यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? हाफ। बी आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से किन वर्षों को योजना अवकाश माना जाता है, प्लान हॉलीडेज माना जाता है? 1964 से 1967, 1990 से 1992, 1969 से 1972 या 1966 से लेकर 1969। तो स्वतंत्र भारत में 1966 से लेकर 1969 के वर्षों को योजना अवकाश प्लान हॉलीडेज माना जाता है। इसका मुख्य कारण भारत पाकिस्तान युद्ध, चीन भारत युद्ध और लगातार 2 वर्षों तक पड़े भीषण सूखे के कारण उत्पन्न हुई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस थे। इन चुनौतियों के कारण सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना को शुरू नहीं कर पाई थी। इसकी जगह पर 3 वर्षीय योजना जो है वो लागू की गई 1966 से लेकर 1969। अगला आता है, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उधार मतलब बोरोइंग को छोड़कर कुल प्राप्तियां रिसीट जो है उन पर कुल व्यय की अधिकता को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किस रूप में परिभाषित किया जाता है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट वो स्थिति है जब सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर उसके टोटल नॉन डेट रिसीट से अधिक होता है। सिंपल भाषा में समझें तो सरकार जितना कमा रही है टैक्सेस और अन्य रेवेन्यू से, अगर उससे ज़्यादा खर्च करती है तो जो कमी रह जाती है उसे पूरा करने के लिए सरकार को बोरोइंग मतलब उधार लेना पड़ता है। इसी को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट जितना कम होगा
उतनी ही इकोनॉमी स्टेबल मानी जाती हैं। इसको बहुत छोटे से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। मान लीजिए कि सरकार की आय 100 रुपये, खर्च जो है एक्सपेंडिचर वो 120 रुपये, तो 20 रुपये की कमी को पूरा करने के लिए सरकार को उधार लेना पड़ेगा। ये जो 20 रुपये का जो उधार लिया है यही फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। समझ में आया आपको? यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट ए आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है वर्ष 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने हराया था? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के जो पहले युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी को हराया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। ये जो युद्ध हुआ था तराइन के मैदान में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गोरी की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया था। हालांकि एक साल बाद 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। यहाँ पर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पूछा है तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। हॉर्स पावर शब्द का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था जो एक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को संदर्भित करता है? तो हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस शब्द का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था जेम्स वॉट। जेम्स वॉट जो कि स्कॉटिश आविष्कारक और इंजीनियर थे, हॉर्स पावर शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कहलाए। इसका कारण यह था कि उस समय घोड़े ही शक्ति मतलब पावर का मुख्य स्रोत थे, जैसे खेत जोतने या फिर गाड़ी खींचने में। तो जेम्स वॉट ने अपने स्टीम इंजन की शक्ति को लोगों को समझाने के लिए घोड़ों की शक्ति से तुलना की। बाद में एक हॉर्स पावर को मानक रूप से 746 वॉट के बराबर माना गया। तो कौन थे पहले व्यक्ति इस शब्द का उपयोग करने वाले? जेम्स वॉट। आगे बढ़ते हैं। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का अर्थ है, नेशनल इनकम का अर्थ है। ऑप्शन है अगले वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय, आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय, एस्टिमेटेड इनकम एट बेस ईयर्स प्राइस, चालू वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय, एस्टिमेटेड इनकम एट करंट ईयर्स प्राइस, या फिर किसी भी वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय, एस्टिमेटेड इनकम एट एनी ईयर्स प्राइस। तो अगर स्थिर कीमतों पर नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, इसका मतलब है कि आधार वर्ष जो है बेस ईयर, उसकी कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मापा गया हो। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटा दिया जाए और हमें केवल जो वास्तविक वृद्धि है, रियल ग्रोथ है, वो दिखे। बेस ईयर वो वर्ष जिसे तुलना के लिए स्टैंडर्ड माना जाता है। भारत में फिलहाल आधार वर्ष जो है 2011-2012 है। कांस्टेंट प्राइस इनकम की बात करें तो इसमें कीमतें वही रहती है बेस ईयर वाली, ताकि हम सही ग्रोथ देख सकें। करंट प्राइस इनकम, इसमें उसी साल की एक्चुअल कीमतें शामिल होती हैं, यानी इसमें इन्फ्लेशन का असर दिखता है। मान लो अब कि अब 2011-12 में 1 किलो चावल की कीमत 20 रुपये थी, 2024 में वही चावल 40 का हो गया है। समझने में ज़्यादा रिलायबल होती है। अगर हम नेशनल इनकम करंट प्राइस से निकालेंगे तो ये 40 मानी जाएगी, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन का असर है, यानी दाम बढ़ने से इनकम बड़ी दिख रही है। लेकिन अगर हम नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस से निकालेंगे तो हम बेस ईयर 2011-12 वाली कीमत ही लेंगे 20 रुपये। इससे हमें यह पता चलेगा कि वास्तव में कितनी मात्रा, क्वांटिटी, प्रोडक्शन बढ़ी है, न कि कीमतें। मतलब कांस्टेंट प्राइस पर हमें सिर्फ ये दिखता है कि प्रोडक्शन 100 किलो से बढ़कर 120 किलो हुआ है, 20% की असली ग्रोथ, रियल ग्रोथ दिख रही है। जबकि करंट प्राइस पर इनकम बहुत ज़्यादा लगेगी, जिसमें इन्फ्लेशन का झूठा असर भी होता है। यहाँ पर पूछा है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एस्टिमेटेड इनकम एट बेस ईयर्स प्राइस, आधार वर्ष की कीमतों पर अनुमानित आय। बी आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट लेते हैं, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है वॉशिंग सोडा का? तो इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ये धावन सोडा का मुख्य घटक होता है, और 10H2O डेकाहाइड्रेट ये दर्शाता है कि सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल के साथ पानी के 10 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, यानी पानी के अणु इसे क्रिस्टलीय रूप देते हैं। धावन सोडा का उपयोग जो है कपड़े धोने, पानी को नरम करने, कांच, साबुन और कागज के निर्माण में किया जाता है। तो Na2CO3.10H2O, आप उसको ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो ट्रिक से कि धावन सोडा, देखिए धोने का सोडा, तो अगर धोने का सोडा है तो उसमें पानी ज़्यादा चाहिएगा, तो पानी ज़्यादा किस में दिख रहा है आपको? 10H2O। तो देख के ही समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला आता है क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और इजिप्ट, मिस्र के बीच साइक्लोन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण जो है फरवरी में आयोजित हुआ। यह अभ्यास 14 दिनों तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इसका पहला संस्करण
2023 में हुआ था, दूसरा संस्करण 2024 में, और अभी हाल ही में इसका तीसरा संस्करण हुआ है भारत और इजिप्ट के बीच में। बी आंसर। वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो भारत के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का हाल ही में अभी 4 जनवरी 2025 को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। उनको इन्हीं योगदान के लिए 1975 में पद्मश्री, 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर ये पूछा है कि पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1999। ए आंसर। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद था? ऑप्शन ए रशिया यूक्रेन, जॉर्जिया आर्मेनिया, आर्मेनिया अजरबैजान या तुर्की ग्रीस। तो लगभग 40 वर्षों से चला आ रहा नागोर्नो काराबाख विवाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच था। हाल ही में इन दोनों देशों ने इस विवाद को खत्म करने के लिए एक शांति संधि पीस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन वहां की अधिकांश आबादी अर्मेनियाई है। यह विवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ था, अर्मेनिया और अजरबैजान। सी आंसर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व हिमनद दिवस वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस जो है वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2022 में एक प्रस्ताव के माध्यम से 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन। इसी प्रस्ताव में 21 मार्च को विश्व हिमनद दिवस के रूप में मान्यता दी गई, जिसे पहली बार 2025 में मनाया गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस बार इसकी थीम क्या थी? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर संरक्षण। यहाँ पर 21 मार्च। अगला आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस के बारे में मान्य नहीं है? ईमेल एड्रेस कैन नॉट हैव स्पेस इन इट, उसमें स्पेस नहीं हो सकता। दूसरा है ईमेल एड्रेस में कई @ सिंबल हो सकते हैं। ईमेल एड्रेस में एक @ सिंबल होना चाहिए। ईमेल एड्रेस में कई डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से ईमेल एड्रेस के बारे में मान्य नहीं है। तो ईमेल एड्रेस में कई @ सिंबल हो सकते हैं, ये मान्य नहीं है। सिर्फ एक @ सिंबल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये सिंबल ईमेल एड्रेस को 2 हिस्सों में बांटता है, यूज़र नेम और डोमेन नेम। इसीलिए किसी भी ईमेल एड्रेस में एक से ज़्यादा @ सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं हो सकता है। ईमेल एड्रेस में सिर्फ एक @ सिंबल होना चाहिए। ईमेल एड्रेस में कई डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं, जैसे कि first.name@example.com। तो डॉट तो 2-3 बार आ गया ना, तो इस तरीके से यहाँ पर बी वाला जो यहाँ पर कथन है वो मान्य नहीं है। अगला आता है HTTP द्वारा उपयोग किया जाने वाला पोर्ट नंबर क्या है? तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करने का एक प्रोटोकॉल है, आमतौर पर पोर्ट नंबर 80 का उपयोग करता है। जब आप अपने ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का पता डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, तो आपका कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट रूप से इसी पोर्ट का इस्तेमाल करता है, पोर्ट 80। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बी आंसर। पोर्ट 443 की बात करें तो ये HTTPS के लिए उपयोग होता है, जो कि एक इनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है। पोर्ट 21 ये FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होता है। पोर्ट 23 की बात करें तो ये टेलनेट के लिए उपयोग होता है। यहाँ पर पूछा गया कि HTTP द्वारा उपयोग किया जाने वाला पोर्ट नंबर क्या है, तो 80 है। विंडोज़ 11 में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए आप कीबोर्ड पर क्या दबाएंगे? तो विंडोज़ 11 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए आपको कीबोर्ड पर विंडोज़ की और ई की को एक साथ प्रेस करना होता है। ये एक सामान्य शॉर्टकट है जिसका उपयोग फाइलों और फोल्डरों तक जल्दी पहुंचने के लिए किया जाता है। विंडोज़ +E, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सचिन तेंदुलकर ने अपने किस मैच में अपना पहला एकदिवसीय शतक बनाया था? तो सचिन तेंदुलकर ने अपने 79वें एकदिवसीय मैच ODI मैच में अपना पहला शतक सेंचुरी बनाई थी। यह मैच 1994 में कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया था। अपनी पारी में उन्होंने 110 रन बनाए थे, जिसके बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। तो यहाँ पर 79th, बी आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। अगर उनकी करियर की फर्स्ट सेंचुरी की बात करें तो वो टेस्ट मैच में लगाई थी उन्होंने 1990 में, 14 अगस्त 1990 में। वो उनका 9वां टेस्ट मैच था और 17 साल की उम्र में उन्होंने ये सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। यहाँ पर ODI की बात करिए तो 79वें मैच में उन्होंने ODI में पहली सेंचुरी लगाई थी। आगे बढ़ते हैं। करनाल का युद्ध भारत विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? तो करनाल का युद्ध बैटल ऑफ करनाल
1739 में नादिर शाह के नेतृत्व वाली फारसी सेना और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल सेना की करारी हार हुई थी, जिसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और भारी लूटपाट की। इस हार ने मुगल साम्राज्य की कमजोरियों को उजागर किया और उसके पतन को तेज कर दिया था। नादिर शाह, ये आंसर होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जितना भी आपका स्कोर रहा है 30 में से, आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस टेस्ट में 25 के आसपास स्कोर कर लेते हैं, विच मीन्स आपका जीएस का लेवल काफ़ी अच्छा है और ऐसे ही इसको मेंटेन करना है। अगर 20 के आसपास या 20 से कम है आपका, तो थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल बॉर्डर पर हो, थोड़ी सी मेहनत करोगे, एफर्ट्स लगाओगे तो जीएस में आप बहुत अच्छा करोगे एंड सिलेक्शन ईजिली होगा। अगर जीएस को लेकर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो 100 आवर जीएस का मैंने कोर्स बना रखा है। 100 घंटे का ऐसा जीएस का कोर्स है जो कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है लास्ट टाइम रिवीजन से लेकर। क्योंकि जीएस में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इतने बड़े सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करें एंड रिवाइज कैसे करें एग्जाम से पहले। तो उसी को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड मैंने कोर्स बनाया हुआ आपके लिए, जहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट, ट्रिक सभी से बहुत अच्छे से स्टडी करी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको याद रखना डिफिकल्ट होता है, हमने ट्रिक से याद करा है, कॉन्सेप्ट से भी स्टडी करी है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मैंने इसके अंदर पढ़ाया हुआ है। तो 100 घंटे के अंदर इस जीएस को मैंने आपको डिलीवर किया है। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ में सिर्फ 500 रुपये में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी के लिए लेना है तो 999 में आप इस कोर्स को एनरोल कर पाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाला फोल्डर दिखेगा, उसमें जाकर भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारे वीडियोस देने वाला हूं, तो बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।